नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन चैनल पर। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग अब बात कर रहे हैं आपके 12th की केमिस्ट्री के उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर की, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर की, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। बेटा आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चंस की, और फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा आज हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है बेटा, ठीक है। और इसमें से बहुविकल्पीय प्रश्नों के आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, इसीलिए आप लोग लेक्चर को ध्यान पूर्वक देखिएगा बेटा। मेक श्योर करिए कि अपने साथ कॉपी और पेन भी लेकर बैठे, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते जाएं, ठीक है बेटा। आप लोगों को आपका जो राजीव क्वेश्चन बैंक है उसमें जाकर के आप लोग क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर सकते हो बेटा। यानी कि अभी हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे कि हमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराना है। सारे क्वेश्चन क्लास के दौरान ही करा देना पॉसिबल नहीं होता ना बेटा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग राजीव क्वेश्चन बैंक को जरूर ही परचेस करो, चाहे मार्केट से जाके या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पे जो आपको दिया गया है यहाँ पे जाके आप लोग परचेस कर सकते हो राजीव क्वेश्चन बैंक को, जिसमें से आप लोग सवालों को जरूर सॉल्व कर सकते हो। यानी कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग देखोगे कि आप लोगों में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें, अगर हम बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करते हैं तो बहुविकल्पी प्रश्न जो होता है आपका एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हेटेरोलिप्टिक संकुल क्या है। हेटेरोलिप्टिक संकुल क्या है? हेटेरोलिप्टिक और होमोलिप्टिक की बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, तभी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है। आ जाइए, हम लोग अगर बात करें बेटा किसकी बात करें, होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक की। पहले हम बात कर लेते हैं होमोलिप्टिक की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? होमोलिप्टिक संकुल की। यार रुक जाओ, यही इंग्लिश में ही लिख देते हैं। होमोलिप्टिक संकुल की बात कर रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स की बेटा जब हम बात करते हैं ना, जब हम होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो होमोलिप्टिक का मतलब ये होता है, होमोलिप्टिक का मतलब ये होता है कि ऐसा उपसहसंयोजक यौगिक जिसमें कोऑर्डिनेशन मंडल में, यानी कि उपसहसंयोजन मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही तरह के लिगंड जुड़े हों, उनको क्या कहते हैं बेटा? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, यानी कि होमोलिप्टिक संकुल कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिए। अगर हम बात करते हैं बेटा होमोलिप्टिक संकुल की, किसकी बात करते हैं? होमोलिप्टिक संकुल की, यानी कि होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो ऐसा उपसहसंयोजक यौगिक जिसके उपसहसंयोजन मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु से सिर्फ एक ही तरह के लिगंड जुड़े हों, उनको उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु से ठीक है एक ही तरह के लिगंड जुड़े होते हैं। लिगंड जुड़े होते हैं, ठीक है बेटा। और दूसरा हम बात करें बेटा, दूसरा अगर हम बात करते हैं बेटा हेटेरोलिप्टिक की, हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात किया जाए बेटा, तो मेरी बात गौर से सुनिएगा। जब हम हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं बेटा, कलर कौन सा लें, ये वाला,
तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु से दो या दो से अधिक तरह के लिगेंड जुड़े होते हैं, दो या दो से अधिक तरह के लिगेंड जुड़े होते हैं। ठीक है बेटा, मैंने दोनों बातें आप लोगों को बता दिया है, आप लोग लिख भी सकते हो, ध्यान दीजिएगा बेटा, आप लोग लिख लीजिए फटाफट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। मैंने आपके सामने लिख दिया है बेटा, आप लोग लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं थोड़ा साइड में हो जाऊं, नहीं तो मैं भी आ जाऊंगा स्क्रीनशॉट में। चलिए आ जाइए बेटा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि हेटेरोलिप्टिक संकुल कौन है। ये तो देखो होमोलिप्टिक है, क्योंकि ये देखो केंद्रीय धातु परमाणु है और जो लिगेंड है सीएन है, सिर्फ साइनाइड है ना, सिर्फ लिगेंड जो जुड़ा है एक ही तरह का सीएन ही जुड़ा है, और कोई लिगेंड इसमें तो नहीं जुड़े हैं। तो ये क्या है बेटा, ये होमोलिप्टिक है। हमको चाहिए कौन, हेटेरोलिप्टिक। इसको देखो, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके साथ लिगेंड अमोनिया भी जुड़ा है, इसके साथ लिगेंड सल्फेट भी जुड़ा है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका हेटेरोलिप्टिक संकुल। क्या हो गया बेटा, हेटेरोलिप्टिक संकुल हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। निम्नलिखित में से, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसह संयोजक यौगिक नहीं बनाता है। यानी कि आपसे कह रहा है कि आपको ऐसा केंद्रीय धातु परमाणु देखना है, ऐसा केंद्रीय धातु परमाणु देखना है जो कभी भी उपसह संयोजक यौगिक नहीं बना पाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। सोडियम पे 1 प्लस पॉसिबल नहीं है। क्रोमियम पे 2 प्लस हो जाएगा, कोबाल्ट पे भी 2 प्लस हो जाएगा, लेकिन सोडियम पे 1 ही प्लस जाए ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। जाएगा तो वैसे सोडियम 1 ही प्लस, लेकिन ये केंद्रीय धातु परमाणु नहीं बना सकता है। अगर इसको केंद्रीय धातु परमाणु मान लोगे ना, सोडियम को केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पे अगर आप मान लिए, ठीक है बेटा, तो ये उपसह संयोजक यौगिक बनाएगा भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये 1 ही प्लस देगा। आपको पता होना चाहिए कि जो लिगेंड होते हैं सिर्फ एक ही आयन दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आपका कौन जाएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, आगे आ जाइए। यह लिगेंड त्रिदंतक है। आपसे कह रहा है कि इन चारों में से जो ऑप्शन दिया गया है आपको बताना है ट्राइडेंटेट लिगेंड कौन है, यानी कि त्रिदंतुर लिगेंड कौन सा है आपको बताना है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, यह लिगेंड त्रिदंतक है। त्रिदंतक की अगर हम बात करें बेटा, यानी कि वो 3 जगह से जुड़े, ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु से 3 जगह से जुड़ सकता है। तो यहाँ पे देखो DMG डाइमिथाइल गुआनिन। अगर हम डाइमिथाइल गुआनिन की बात करें तो ये डी से भी जुड़ेगा, एम से भी जुड़ेगा, जी से भी जुड़ेगा, ये जुड़ जाएगा बेटा। सीधे सीधे हम बात कर लेते हैं। पायरिडीन जो था वो तो आपका क्या था बेटा, द्विदंतुर था। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ये भी देखो, ये भी द्विदंतुर है। क्यों, क्योंकि इसमें AC आ रहा है, चाहे ए से जुड़े चाहे सी से जुड़े, द्विदंतुर है। डाइईन भी द्विदंतुर है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। आ जाइए आगे हम बात करते हैं। हाँ, EDTA इस धनायन से संयोग कर क्या बनाता है। आपसे कह रहा है इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट, EDTA जिसको शॉर्टकट में कहते हैं, आप लोग लिख लीजिए। हाँ, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कहाँ पे लिखूं यार, यहीं पे लिख देता हूं। EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइमीन। आप लोग लिख लीजिए बेटा, मैं बोल दे रहा हूं। अच्छा, यहीं पे लिख देता हूं। इथाइलिन डाइमीन
टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है, आप लोग लिख लीजिए फटाफट। चलिए एडीटीए इस धनायन से संयोग कर क्या बनाता है, आपसे बताना है, आपको बताना है कि एडीटीए इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट किस धनायन से बनना है भाई। इस धनायन से संयोग कर बनाता है, दिया ही नहीं गया है। कीलेट बनाएगा, क्लाथ्रेट बनाएगा, असमानुपाती यौगिक बनाएगा, बहुलक बनाएगा। वैसे अगर हम बात करें बेटा, वैसे हम बात करें एडीटीए बहुलक बनाएगा, पर यहां पे किसके साथ करना है, बहुलक बनाता है, हो सकता है यही सिर्फ कह रहा हो, यानी कि धनायन से संयोग करके क्या बनाएगा, बस सिर्फ ध्यान दो, आपका बहुलक बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, बहुलक बनाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा बेटा, यह षट दंतक लिगेंड का उदाहरण है, यह षट दंतक यानी कि 6 दंतुर वाला लिगेंड आपका बताना है, कौन सा हो जाएगा बेटा, 2,2 डाई पायराडाइल। रुक जाओ, इसको भी देख लेते हैं। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन एडीटीए, उसके सामने ही मैंने लिख दिया क्या, चलिए कोई बात नहीं है। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सम टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल 2,2 दुई पायराडाइल, पायराडाइल ये तो 2 बनाता है 2,2 पर ही, यानी कि 2 हैं पायराडाइन 2 पर, तो ये तो बनाएगा, अच्छा ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही होगा बेटा, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा बेटा, ये कह रहा है कि जो पायराडीन है, जो पायराडीन है ना, वो यहां पे देखिए डाइल, डाइल का मतलब ये हो गया यहां पे इथाइल से ले रहा है, यानी कि आपको इथाइल दिया गया है, एथेन समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो यहां पे 2,2 कहां इथेन पे बनेगा यार, उसको तो आप फर्स्ट ही मान सकते हो, नहीं इसको तो नहीं लिख सकते यार, नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा बेटा, तो कौन बनाएगा, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, तो ये तो त्रिदंतक लिगेंड है। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सम, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सम, यस बिल्कुल सही बेटा, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सम आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि अगर हम बेटा ग्लाइकॉल का सूत्र लिखते हैं CH2 बॉन्ड OH, पर यहां पे हमें मिथाइल भी जोड़ना है, तो एक हाइड्रोजन ही लिखते हैं, एक ही हाइड्रोजन लिखते हैं, बॉन्ड CH बॉन्ड OH, यहां पे CH3, यहां पे CH3, इसका षटदंतक बन जाएगा बेटा, हाँ बन जाएगा। इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, हाँ बिल्कुल सही, इस वाले कार्बन से भी जुड़ेगा, 2 हो गया, इससे भी जुड़ सकता है, हाँ इससे भी जुड़ सकता है, 4 हो गया, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन से भी जुड़ जाएगा, 6 हो गया है। ठीक है बेटा, मैंने आपको समझा दिया है, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है चलिए। हाँ आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगला है, कोबाल्ट पे कोबाल्ट 3 आयन संकुल आयन ऐसा दिया गया है आपको, में यक्स का मान बताना है। चलिए आ जाइए, यहाँ पे यक्स का मान बताना है। अच्छा कोबाल्ट 3+ है, चलिए देख लेते हैं कि कोबाल्ट पे 3+ कब आएगा और यक्स का मान कितना होना चाहिए। पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे बेटा, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था, क्या निकालेंगे बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, तो जिसका निकालना है उसको यक्स मान लो। हाँ सर यक्स मान लिए, प्लस बोरोन, बोरोन पे कितना होता है बेटा, 1- होता है, हाँ सर 1- होता है, तो बोरोन का लिख दो, कितना लिख दो, 1 प्लस, अच्छा कितने में होता है बेटा, माइनस में होता है ना, तो -1 करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस क्लोरीन का देखो, 3 क्लोरीन है ना, हाँ 3 क्लोरीन है, 3 लिखो, कितना माइनस होता है क्लोरीन पे, 1 ही तो होता है, 1 लिखो, ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। नाइट्रेट का देखो, नाइट्रेट पे होता है 2-, कितना होता है बेटा, 2-, हाँ 2-, नाइट्रो पे 2- हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि यहां पे अगर हम बात करें तो ये 4 है, तो यहां पे टोटल कितना आयन बनेगा बेटा,
रुक जाओ, 4 - 2, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी हमको पता नहीं है, इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है, हमको पता नहीं, इसको मान लेते हैं 0, ये वाला हमको नहीं पता है, ठीक है सर, हाँ सर ठीक है। पहले हम इसकी आक्सीकरण अवस्था ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं बेटा? आक्सीकरण अवस्था ज्ञात करते हैं। तो x प्लस 1 - 1 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा आपका? -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? -1 हो जाएगा, तो -1 लिख देते हैं, ठीक है। फिर प्लस -1 होगा तो यहाँ का प्लस हटेगा, -1, फिर प्लस 3 - 1 कितना हो जाएगा? 3 का अगर -1 से गुणा करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 3 × 3, और वो भी माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से भी हमें प्लस हटाना पड़ेगा, तो -3 लिखना पड़ेगा। फिर प्लस 4 है ना, तो 4 कर 2 से गुणा करोगे माइनस, तो कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा ना, फिर प्लस आपको हटाना पड़ेगा, -8 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इज इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? 0 करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा बेटा। अब यहां पे हम करते हैं पक्षांतरण। क्या करते हैं बेटा? पक्षांतरण करते हैं। जब ये सारे टर्म इधर जाएंगे, जब ये सारे टर्म इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे बेटा? प्लस में हो जाएंगे। तो यस इज इक्वल टू कितना बनेगा बेटा? ये 3 × 1 = 4, 8 × 4 = 12। कितना बन रहा है बेटा? प्लस का 12, क्योंकि इस साइड जब बराबर के दूसरे साइड ले जाते हो तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है पक्षांतरण में, आप लोगों को पता है। तो अब यहाँ पे देखो, जब इस पे +12 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा? कोबाल्ट पे +12 आ रहा है। देना कितना है कोबाल्ट पे? देना कितना है बेटा? +3। कोबाल्ट पे यहाँ पे देखो आयन कितना दे रहा है? +3 का दे रहा है, तो +3 लिख दीजिए आप। कितना लिख दोगे बेटा? +3 लिख दोगे। तो अब हमें कितना घटाना है इसमें? 9, हाँ 12 है, 9 घटाना पड़ेगा आपको। तो x का मान यहां से कितना निकल के आए? ये वाले x का मान कितना निकल के आएगा बेटा? -9 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? -9 निकल के आएगा। पर यहां पे तो ऑप्शन में तो +1, -2, -1, +3 दे रखा है। काउंटर आयन का मान बेटा आ रहा है -9। ठीक है, अगर यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ही मान के चलें, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 3 9 हो जाएगा। 3 3 दूना 6 और 6 3 9। ठीक है बेटा, 3 ही आएगा, 9 नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे +3 मान के चलेंगे, जब यहाँ पे अगर हम +3 मान के चलेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे देखो 3 और भी दिया गया क्लोरीन के लिए, तो 3 और 6 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा। तो -9 इसके लिए आ रहा है, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा बेटा? +3 लिखना पड़ेगा। सही है बेटा, ऑप्शन गलत नहीं है, ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर। कौन सा हो जाएगा? 3rd नंबर। अगर हम यहाँ पे आयन को बैलेंस करेंगे तो आयन को बैलेंस करने के लिए -9 होना चाहिए। ठीक है बेटा, हाँ, तो जब अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 9 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बेटा? तो यहाँ पे सीधे सीधे मान कितना आ रहा है? -9। तो यहाँ पे आपको कितना लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो रहा है? 4th वाला ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए 10वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम 10वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, अगर हम 10वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2Br और बाहर काउंटर आयन की फॉर्म में क्लोरीन दिया गया है, तो इस यौगिक में हैलाइड आयनों की संख्या बताना है। क्या बताना है बेटा? हैलाइड आयनों की संख्या बताना है। चलिए आ जाइए, हम बताते हैं हैलाइड आयन की संख्या कितनी है। हैलाइड का मतलब ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है बेटा, क्लोरीन 2 है, हाँ सर, ब्रोमीन 1 है, तो टोटल 3 हो जाएगा। हाँ सर, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, क्लोरीन बाहर 1 है। क्या है बेटा? 1 है, और क्लोरीन यहाँ पे बना रहा है आयन। क्या बना रहा है बेटा?
आयन बना रहा है जिसको काउंटर आयन कहते हैं। पर यहाँ का जो हाइड्रोजन है, चाहे क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो, वो क्या कर रहा है बेटा, लिगेंड के जैसे काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है वो लिगेंड के जैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका आयन कितना बनेगा बेटा, बाहर क्लोरीन कितना है, एक ही है, तो आपका आयन कितना बनेगा बेटा, एक ही बनेगा, ये आप लोगों को पता है। आ जाइए जरा आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम डाई साइनोबिस ऑक्जेलेट निकल सेकेंड आयन इस पे दिया गया है, यानी कि इसके आयन की संख्या 2 है, का सूत्र क्या होना चाहिए। चलिए अगर हमें ऐसा देखना है तो हमें सबका ऑक्सीकरण निकालना पड़ेगा बेटा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है। डिफिकल्ट क्यों हो जा रहा है, सबका हमको ऑक्सीकरण निकालना पड़ेगा। और ऑक्सीकरण निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया था। क्या किया था बेटा, सिखाया था। आप लोग निकालिएगा जब ऑक्सीकरण अवस्था, तो कोबर अगर निकल की, ध्यान दो, इसमें भी निकल है, इसमें भी निकल है, इसमें भी केंद्रीय धातु परमाणु निकल है, इसमें भी केंद्रीय धातु परमाणु निकल है। ये बात याद रखना बेटा, मैंने आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाया था। तो यहां पे आपको क्या चाहिए बेटा, निकल पे +2 अगर आ रहा है, किसी पे ऑक्सीकरण अवस्था +2 आ रहा है, इसमें से आपको देखना है कि कौन सा ऐसा उपसंयोजन यौगिक है जिसमें निकल पे +2 ऑक्सीकरण संख्या आ रही है, तो वही आपका सही ऑप्शन होगा। इतना आप करना पड़ेगा बेटा, इतना करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ये सवाल है आप लोगों के लिए, बहुत ही बिंदास है। जिसने भी किया उसका ये समझो कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। 11वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को करना है बेटा, सभी ऑप्शन को चेक करना है। आपको क्या करना है बेटा, सभी ऑप्शन को चेक करना है। ठीक है, सभी ऑप्शन को करना है चेक। आइए जरा 12 नंबर की बात करते हैं बेटा, 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यार खांसी आने लगती है जब कभी ज्यादा तेजी से बोलने लगते हैं। आप लोग को पता है ना बेटा, अभी थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू चल रहा है, क्या ही करें। हाँ बड़ा, नहीं तो मैं आप लोगों को बहुत हंस हंस के भी पढ़ाता हूँ, अच्छे से पढ़ाता हूँ, एकदम एंजॉय करा के पढ़ाता हूँ ना बेटा। आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग ये भी जानते हो कि ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पे क्या चमत्कार चल रहा है, कितना बिंदास तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है बेटा। ठीक है ना, बाकी हो जाता है कभी कभार टीचर का हेल्थ इशू बनता है, तो वो तो आप लोग जानते ही हो, आप लोगों को कभी कभार हेल्थ इशू होता है। तो 12वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें बेटा, इसकी बात करें हम लोग, 12वें नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आ जाइए जरा, यह बाह्य को क्या कह रहा है, बाय, हाँ व्हाइट व्हाइट रहता है ना, थोड़ा सा आंख में रिफ्लेक्शन होता, क्या होता है, चमक आती है, कम दिखता है। यह बाह्य कक्षक यौगिक है, यह बाह्य कक्षक यौगिक है, बाह्य कक्षक यौगिक आपसे पूछ रहा है बेटा, बाह्य कक्षक यौगिक यानी कि आउटर मोस्ट सेल का कंपाउंड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, आउटर मोस्ट सेल कंपाउंड, क्या पूछ रहा है बेटा आपसे, आउटर मोस्ट सेल कंपाउंड। आइए जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम आउटर मोस्ट सेल कंपाउंड की बात करते हैं, आउटर मोस्ट सेल कंपाउंड की बात करते हैं, तो आपको यह देखना है, आपको यह देखना है कि इसमें कौन सा धनायन, यानी कि आपको यहां भी ऑक्सीकरण अवस्था से चलना है। एक सीधी सी बात आप नोट करो कि यहां भी आपको ऑक्सीकरण अवस्था से चलना है। तो पहले आप ये चेक कर लो कि आयरन के बाह्य कोश में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, और मैंगनीज के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने सिखाया था बेटा आप लोगों को बार बार, मतलब क्या है बेटा, आप लोग जाके पहले लेक्चर को अटेंड करा करो, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं था डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, उसमें भी तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कैसे बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को भी देखते हैं। सभी का मैंने जो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व थे, सभी के तत्वों को तो मैंने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी तो बताया था आप लोगों को, चाहे 3D श्रेणी को हो, चाहे 4D श्रेणी को हो, चाहे 5D के, चाहे 6D के। तो मतलब जितने भी श्रेणी के तत्व थे सभी का मैंने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था कि नहीं लिखा था, लिखा था बेटा। आप लोग जाके पहले लेक्चर को अटेंड करो, जो कि मैंने शायद आपको, हाँ मैंने 1 शॉट में लेना चाहा था, आप लोगों को लाइव पढ़ाया था बेटा, जाके देख लीजिएगा। चलिए
हाँ, यहाँ पे अगर आप बात करोगे आयरन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, उसको आप पता लगा लोगे। मैंगनीज के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, उसको आप पता लगा लोगे। कोबाल्ट के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसको आप पता लगा लोगे। निकेल के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसको पता लगा लोगे। जब आपको ये सारी चीजें मालूम चल जाएंगी ना, तब आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना, सभी का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को उसके मेथड को और कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं कि आप लोग क्वेश्चन बस ऐसे टिक्का मार के चले जाओ, अच्छा नहीं लगता ना बेटा। चलिए कोई बात नहीं। आप जब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, ध्यान दीजिएगा, जब आप 12 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको पहले क्या करना है, आयरन हो चाहे मैंगनीज हो चाहे आपको कोबाल्ट दिया गया हो या फिर आपको यहां पे देखो निकल दिया गया है, इनका बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन चेक करना। क्या चेक करना बेटा, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन। मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीके से पढ़ाता हूं बेटा। इसका आप क्या करना बेटा, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को चेक करना। फिर क्या करना बेटा, फिर उसके बाद आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालना। क्या निकालना बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखना कि किसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, किसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना है। जिसका ऑक्सीकरण अवस्था बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के निकलने से ही पूरी हो जा रही है, तो इसका मतलब वो बाह्य कक्षक के यौगिक है। कौन है बेटा, बाह्य कक्षक के यौगिक है। अगर किसी की ऑक्सीकरण अवस्था इतनी ज्यादा हो जा रही है कि बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन कम पड़ जा रहे हैं निकलने में, उसको अंदर वाले कोषों से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है, अगर ऐसी कंडीशन आ जा रही तो बाह्य कक्षक का यौगिक नहीं है। ये बात आप याद रखना बेटा, बहुत सिंपल से मैं आपको समझा दिया हूं। इस क्वेश्चन को भी आप ट्रैक कीजिएगा, करने की मैंने सारा साल भी करा दिया है बेटा। बस आपको ये पता लगा के इस पर टिक लगाना है। क्या करना है बेटा, पता लगा के टिक लगाना है। इतना तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो बेटा। यही तो है राजीव क्वेश्चन बैंक की ब्यूटी, कि आपको पूरा सॉल्यूशन भी देता है और आपको हिंट भी बताता है। यानी कि जब आप ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन चैनल पे पढ़ते हो तो आपको टीचर के थ्रू हिंट बताया भी जाता है, उसको कैसे सॉल्व करना है पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाता है। और जब राजीव क्वेश्चन बैंक को आप लोग यूज करते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो उसमें सारा कुछ आपको डिटेल में भी दिया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए आइए 13th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, अरे कलर यार दूसरा दो मुझे, चल रहा है वहां पे। आइए बेटा हम लोग बात कर लेते हैं 13वें नंबर के क्वेश्चन की। कह रहा है कि यह उपसंयोजी समावयव दर्शाता है। समावयवता मैंने आप लोगों को शायद नहीं पढ़ाया था, समावयवता मैंने आप लोगों को आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाया था, वो मैं आगे पढ़ा दूंगा बेटा। आगे जब आएगा समावयवता वाला टॉपिक ना, तो उसको मैंने आप लोगों को पढ़ा दूंगा। पर अभी क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना, इसका पूरा आप लोगों को मैकेनिज्म बता देते हैं बेटा। आइए जरा, कह रहा है कि उपसंयोजी समावयव क्या दर्शाता है। आपसे कह रहा है उपसंयोजी समावयव दर्शाता है। उपसंयोजी समावयव यानी कि आपको उपसंयोजी यौगिक दिया गया है और समावयवता दर्शाना। समावयवता का मतलब समावयवता का मतलब समझ रहे हो, समावयवता का मतलब यह होता है कि मेरे जैसे एक इंसान और आ जाए, मेरी शक्ल में मिलता रहे, पर वो मैं ना हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं हूं, ठीक है, जैसे मैं हूं, मेरी शक्ल का एक इंसान मेरे जैसा ही अगला आ जाए, पर वो मैं ना हूं, पर कोई दूसरा देखे तो लगे उसको कि ये भी वही है और ये भी वही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताइएगा बेटा, समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो। हाँ समझ रहे हो ना, फिर से समझिए। समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म का मतलब ये है, जैसे आप लोग वो देखते हो ना, जैसे आप लोग शीशा देखते हो, ठीक है, शीशा आप देखते हो, शीशे के सामने आप खड़े हो जाओ। जैसे आप खड़े हो गए शीशे के सामने, आप अपना पूरा शरीर देख रहे हो शीशे में, और शीशे में आपको पूरा शरीर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पर जब आपको कोई एनालाइज करेगा, ठीक है, आपको कोई एनालाइज करेगा, मान लीजिए आपका दाहिना हाथ इधर है, आपका बायां हाथ इधर है, लेकिन जब शीशे के हिसाब से देखोगे ना, शीशे के हिसाब से देखोगे तो दाहिना वाला इधर नजर आएगा, बायां वाला इधर नजर आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, समझे कि नहीं समझे।
यानी कि सेम चीजें जस्ट अपोजिट, सेम चीजें जस्ट अपोजिट, सेम चीजें जस्ट अपोजिट, उसको क्या कहते हैं बेटा? समाजवता कहते हैं। मैंने आपको बता दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, यहां पे देखिए ये वाला यौगिक जो है समाजवता दर्शाता है, ये जो होता है इन वाला यौगिक ये समाजवता दर्शाएगा। एक मिनट, डाइइन है, ट्राइइन है, क्लोरीन है। एक मिनट रुक जाओ, इसका देखते हैं। ये तो बदल ही गया, ये नहीं दर्शाएगा, ये बिल्कुल नहीं, ये वाला दर्शा पाएगा। 3 क्लोरीन है तो ओ भाई साहब से आपका थर्ड वाला ऑप्शन है। ठीक है बेटा, ट्राइइन है और क्लोरीन भी 3 है। 3 जगह जोड़ दोगे यानी कि जब उसको सामने लाओगे तो लगेगा कि दोनों सेम सेम ही है। ठीक है बेटा, चलिए इसका संरचना मैं नहीं बना रहा हूं, इसकी संरचना आप लोग किताब में जाके, जो आपका ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन की बुक है उसमें जाके आप लोग देखोगे, उस बुक में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इसका संरचना समझाया गया है बेटा। ठीक है बेटा, चलिए खांसी आ रही है यार, थोड़ा पानी पीते हैं, रुक जाओ। पानी नहीं है यार, आइए जरा क्लीन कर दो, इसको क्लोज कर दो, आगे बढ़ो, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन और है भी तो बहुत सारा है यार, चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से रंगहीन संकुल कौन है? आपसे अच्छा, आप लोग जब डी ब्लॉक वाला क्लास अटेंड किए होंगे ना, उसमें रंगीन और रंगहीन यौगिक कौन बनाता है उसको मैंने आप लोगों को बताया था। यानी कि जिसके बाह्य कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, वो क्या होगा बेटा? रंगीन होगा। यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे टैकल करें बेटा? आइए बेटा, एक ही कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की बताते हैं ट्रिक। यानी कि आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो तो उससे आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहां पे अगर हम बात करें ना, ये भी ऑक्सीकरण अवस्था से ही सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा बेटा? ऑक्सीकरण अवस्था से ही सॉल्व होगा। अब देखिए जनाब, ये वाले जितने भी क्वेश्चन ऑक्सीकरण अवस्था वाले आ रहे हैं मैं उसको छोड़ता जा रहा हूं। ऑक्सीकरण अवस्था वाले जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उसको छोड़ता जा रहा हूं। इस पे आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है बेटा, ठीक है ना? सारा कुछ अगर हम ही करा देंगे ना तो आप लोग क्या करोगे? आप लोगों को भी तो करना चाहिए, है कि नहीं? यानी कि आप लोग यहाँ पे सीखो, आकर के आप लोग ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन चैनल पे आके सीखो चीजों को और खुद से करने की ट्राई करो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? चलिए आ जाइए बेटा, निम्नलिखित में से रंगीन संकुल कौन आयन देता है? चलिए ध्यान दीजिएगा, आप सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे बेटा, आप सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, ठीक है? फिर ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे। ध्यान दीजिएगा, आप क्या करोगे बेटा? पहले आप करोगे सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले हम क्रम पूरा बता दे रहे हैं बेटा, नहीं तो कहोगे सर आप नहीं बताए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नहीं तो कहो कि सर आप टफ वाला क्वेश्चन हमको दे रहे हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपको सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। क्या करना है बेटा? फर्स्ट नंबर पे आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। फिर सेकंड नंबर पे इस क्वेश्चन को, यानी कि 16वें नंबर के क्वेश्चन को ही सॉल्व कराने की ट्रिक बता रहे हैं आपको। 16वें नंबर का क्वेश्चन का सॉल्व करने की ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है बेटा? आइए, पहले नंबर पे आप क्या करोगे? सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करोगे बेटा? सबका करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और दूसरे नंबर पे आप चेक करोगे बाह्य कोष। क्या चेक करोगे बेटा? बाह्य कोष। फिर बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन, या सीधे सीधे यहां पे लिख देते हैं बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन आपको देखना है। क्या देखना है बेटा? बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन देखना है, कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोष में। फिर क्या देखना है कि ये सारे जितने भी कंपाउंड, भाई आपको ऑप्शन पता ही नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो क्या करोगे आप? सभी का क्या करोगे बेटा? आप निकालोगे ऑक्सीकरण अवस्था। क्या निकालोगे बेटा? ऑक्सीकरण अवस्था। और जो गधे ये बोलेंगे कि सर आपने ऑक्सीकरण अवस्था नहीं सिखा रहा था, तो मैं सिखाया था बेटा, आप लोग जाके देखो तो लेक्चर, ठीक है ना? आपको क्या निकालना है बेटा? ऑक्सीकरण अवस्था। क्या निकालना है बेटा? ऑक्सीकरण अवस्था। घर पे बैठ के इत्मीनान से ये करिएगा। हाँ, अगर थोड़ा सा भी एक स्टेप मिस किए ना तो गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आपको करना है ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, ठीक है? फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाना। जब आप ऑक्सीकरण अवस्था पता कर लोगे
तब आप कंपेयर करना बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन से। अरे कलर मैं क्यों चेंज कर रहा हूं यार। फोर्थ नंबर पे आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि बाह्य कोश में, जैसे हम लिख देते हैं, जैसे बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन थे 6, कितने थे बेटा 6, और इसकी ऑक्सीडेशन संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। कितना है बेटा 4 है। तो अब इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। क्रम से देखिएगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन बचाना, तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन को इसके कक्षक में डी वाले में रख देना। अब डी वाले कक्षक में रख दोगे, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन को आपने बांट दिया डी वाले कक्षक में, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो भाई अगर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए। आप उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी निकाल दो, उसमें से घटा दो। अगर फिर भी डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो वो रंगीन आयन देगा। क्या देगा बेटा, वो रंगीन आयन देगा। अगर बात ये आए बेटा, अब यहां पे ध्यान देना बेटा, यदि डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं या ना हो तो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो तो यौगिक रंगहीन होता है। यौगिक क्या होता है बेटा, रंगहीन होता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का पूरा ट्रिक बता दिया। अब नहीं तो कहो सर आपने बताया नहीं। मैं, आप देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो आप लोग, या फिर नोट डाउन कीजिए जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्लोज कर देता हूं इसको। आगे क्वेश्चन है कि आपको उपसंयोजन यौगिक आयन में क्रोमियम, अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए, चलो इसको हम निकाल ही देते हैं, नहीं तो कहोगे कि सर आपने एक को बार नहीं बताया। अरे बताया तो है बेटा, इसको आप लोगों को करने के लिए नहीं दूंगा, इसको मैं कह दूंगा कि आप, मतलब निकाल देता हूं यार। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, हमसे क्रोमियम का पूछ रहा है ना ऑक्सीकरण अवस्था, तो क्रोमियम का मान लो एक्स, क्या मान लो बेटा एक्स मान लो, फिर क्या मान लो प्लस लिखो। अमोनिया पे होता है 1 नेगेटिव, कितना अमोनिया है बेटा 4, तो 4 - 1 मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। प्लस क्लोरीन पे कितना होता है बेटा, क्लोरीन पे कितना होता है 1 होता है, कितना क्लोरीन है 2 -1 मल्टीप्लाई -1 बराबर 1 प्लस में है। आइए जरा आगे बात करते हैं। यक्स 4 का -1 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा बेटा -4, यानी कि -4 लिखो। फिर क्या हो गया बेटा 2 -1 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 2 बराबर +1। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। जब इसको इधर भेजोगे ना, जब इसको इधर भेजोगे कितना हो गया ये बेटा 4, वहां पे जाएगा जुड़ जाएगा, वहां पे जाएगा जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना बेटा। 1 मिनट रुको, 4 ही है ना, 4 है, क्लोरीन भी है, ठीक है ठीक है सर। काउंटर आयन सिर्फ प्लस दिया गया है बेटा, संख्या नहीं लिखा है, और भी होना चाहिए वहां पे। अगर ये 2 होगा तो वो प्लस साइड होगा, इसके साथ ऐड होगा, पर ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे और संख्या होनी चाहिए बेटा, क्योंकि ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है ना। 4 और ये -2 आगे जाएगा तो कितना बन जाएगा बेटा यहाँ पे
+6 और ये वाले के साथ घट जाएगा क्योंकि ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन प्लस में होता है तो घटाता है, माइनस में होता है तो बढ़ाता है, तो +5 आना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर हम +3 मानेंगे ऑप्शन, अगर +3 ऑप्शन मानेंगे बेटा तो यहाँ पे होना कितना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 3 का प्लस, कितना का प्लस होना चाहिए बेटा, 3 का प्लस होगा, तब आपका ऑप्शन कौन आएगा बेटा, +3 का आएगा, यानी कि आपका आप इतना हो जाएगा बेटा +3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सही कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, 18वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, यह मानते हुए कि H2O एक दुर्बल लिगेंड है तो MnH2, अच्छा इसमें देखिए लिगेंड H2O दिया गया है, ये यौगिक दिया गया है, इसके आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, परमाणु क्रमांक इतना है। ओ भाई साहब, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लिया है, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लिया है, और कौन कौन ऐसे बंदे हैं जो कहेंगे सर ये तो बड़ा हार्ड कर दिया है। अरे यार ऑक्सीकरण संख्या निकालो, पहले तुम ये बताओ कि मैंगनीज का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 25 का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया बेटा, 20 हो गया। अरे नहीं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया बेटा, 18 हो गया, 25 है ना, 3d5 कर देंगे तो कितना होगा बेटा, 3d5 कितना हो जाएगा बेटा, ये 23, हाँ, और 4s2, हाँ सर सही है। बायकोष चेक करो, बायकोष अगर हम इसमें चेक करें बेटा, यहां पे देखो बायकोष में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, कितना है, 3d5 4s2, 3d5 4s2 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इसमें चेक करो टोटल कितना है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन है, कितना है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब जब बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है, कितना 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। पहले हमको पता चल गया कि इसके बायकोष में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीकरण अवस्था। अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं बेटा, अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, इस पे देखो मैंगनीज को X मान लो, प्लस अगर हम जल को लेते हैं तो जल पे तो भाई साहब होता है 0, जल पे होता है 0, 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड है तो भाई साहब 6 हो जाएगा, 6 0, कोई बात ही नहीं रहेगी, तो इसका तो कोई हो ही कहीं नहीं, तो X इज इक्वल टू सिर्फ यही बताएगा +2, यानी कि X पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, X की +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, तो बायकोष ऑक्सीकरण अवस्था आ रहा है, इलेक्ट्रॉन घटा दो, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 घटा दो, +2 घटा दो तो कितना बचेगा बेटा, 5, कितना बचेगा 5, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ये आयन प्रतिचुंबकीय है। अरे यार ये सेम क्वेश्चन ही तो, क्या कराएं इसको, वही है क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन। यह यौगिक ध्रुवण समावयवता दर्शाता है, आपसे कह रहा है ध्रुवण, क्या ध्रुवण समावयवता, पोलराइजेशन आइसोमेरिज्म आपसे पूछ रहा है। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है, पहले आप समझ लो, पोलराइजेशन का मतलब ये होता है, पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम निकोल प्रिज्म में से लाइट को पास करें, क्या करें बेटा, निकोल प्रिज्म में से लाइट को पास करें तो लाइन जो सीधी जाती, लाइट को पास करें, प्रकाश को पास करें, जो लाइटें सीधी जाती हैं, उसको क्या कर देता है, घुमा देता है। क्या कर देता है बेटा, घुमा देता है। तो घुमाता है तो या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, या फिर क्लॉकवाइज घुमाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो क्या कहेंगे बेटा, जब क्लॉकवाइज घुमाएगा तो उसको धन ध्रुवण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, धन ध्रुवण कहेंगे, या फिर दक्षिण ध्रुवण कहते हैं, ठीक है। और जब क्या कहते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो उसको ऋण ध्रुवण कहते हैं या फिर वाम ध्रुवण कहते हैं। तो आपको यह देखना है कौन सा बनाएगा। कॉपर वाला तो बिल्कुल नहीं बनाता, क्रोमियम का भी नहीं बनाता, जिंक का भी नहीं बनाता है, कोबाल्ट का बनाता है। याद रखना बेटा, कॉपर का नहीं बनाएगा, ना तो जिंक का बनाता है, ना ही क्रोमियम का बनाता है, कोबाल्ट और निकल का बनाता है। कौन बनाता है बेटा, कोबाल्ट और निकल बनाता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अगला क्वेश्चन बेटा, इसकी ज्यामिति वर्ग समतलीय है। आपको ये बताना है कि ज्योमेट्री, आप लोगों को ज्योमेट्री बताना है कि वर्ग समतलीय है। तो इसमें ज्यामिति जो है बेटा, इसमें अगर हम ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, आप लोगों ने ज्यामिति नहीं पढ़ा था, ज्योमेट्री आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। ज्योमेट्री निकलती है हाइब्रिडाइजेशन से, यानी कि संकरण से। किससे निकलती है बेटा? संकरण से निकलते हैं। संकरण किस पे डिपेंड करता है? यस बॉन्ड पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा? यस बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा? सिंगल बॉन्ड पे डिपेंड करता है, सिंगल बंध पे। चलिए आ जाइए, देखते हैं सिंगल बंध किससे कौन बनाएगा। इसके साथ निकल बनाएगा। तो ज्यामिति इसकी वर्ग समतली देख लेते हैं बेटा। कोबाल्ट का कितना आयन होता है? 2 नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड 2 होगा, क्लोरीन का भी 2 होगा, और क्लोरीन का 1 होता है। इसका नहीं होगा बेटा, सेकंड वाले का होगा। सेकंड वाले ऑप्शन को पहले हम बना के देखते हैं। निकल है बेटा, वर्ग समतलीय बनाना है हमको। यहां पे क्लोरीन जोड़ो, यहां पे क्लोरीन जोड़ो, यहां पे क्लोरीन जोड़ो, और यहां पे क्लोरीन जोड़ो। क्लोरीन पे एक आयन, एक आयन, एक आयन, एक आयन, और काउंटर आयन भी होता है 2, 2 दिया गया है आपको। ये वर्ग समतलीय ज्यामिति बना रहा है 2 आयन के साथ। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा बेटा? कौन हो जाएगा ऑप्शन आपका? सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इनमें अनुचुंबकीय प्रकृति सबसे अधिक क्या? अरे यार, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्या बात करें यार। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? वो डायामैग्नेटिक है, और डायामैग्नेटिक जो होते हैं चुंबकीय गुण नहीं दिखाते हैं, और उस पे क्या होगा बेटा? आयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। और यहाँ पे अनुचुंबकीय कह रहा है, जिसको क्या कहते हैं बेटा? पैरामैग्नेटिक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बाह्य कोश में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप पता ही कर लोगे यार, 20 बार बता चुके हैं आप लोगों को। चलिए आ जाइए, अष्टफलक यौगिक आपको दिया गया है ये। अच्छा, आपको यौगिक दिया गया, इसमें समावयव बताना है। चलिए समावयवता देखते हैं। ज्यामित तथा आयनन, अमोनियम ज्यामित देता है, 4 है तो 4 तो दे देगा, आयन भी दे देगा। पहला वाला ही ऑप्शन सही है। कौन सा है बेटा? पहला ऑप्शन ही है। ये ज्यामिति तो बनाएगी, ज्योमेट्री तो बनाएगी, और आयन भी देगा। ठीक है, आयन भी देगा। ध्रुवण और आयन नहीं। अच्छा 1 मिनट, ध्रुवण और आयन भी तो हो सकता है ना, क्योंकि कोबाल्ट तो ध्रुवण देगा ही, देता है। अभी तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, अभी तो आपको मैंने बताया। तो ज्यामिति तो हमें ज्यादा सही नहीं लग रहा है, ज्यादा सही यही लग रहा है बेटा, ध्रुवण और आयन। ठीक है बेटा, हाँ यही सही है। अगर हम 25 नंबर की बात करें तो स्पेक्ट्रमी रसायन श्रेणी में इस प्रकार के आयन का क्रिस्टल क्षेत्र विपटन अधिक होगा। स्पेक्ट्रमी रसायन में, स्पेक्ट्री रसायन में अगर हम बात करें, इस प्रकार आयन का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन अधिक होगा। कौन सा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ज्यादा देता है बेटा? क्लोरीन 1 आयन देगा, आयन और फ्लोरीन 1 ही देगा। नाइट्रो पे 1 ही लिखा है बेटा, साइनो। साइनो की अगर हम बात करते हैं बेटा, ये तो 1 ही लिगेंड बनाएगा, ये भी। अच्छा, ये 2 तरह से बना सकता है, एक तो इधर का भी बना सकता है, ऑक्सीजन का 1, एक ऑक्सीजन का 2, एक नाइट्रोजन का, यानी कि यहाँ पे टोटल 3 बन रहा है। और 3 बन रहा है तो ये क्रिस्टल भी तो बना सकता है, नाइट्रो यौगिक बना सकता है ना बेटा। अरे हटो यार, कहां से आ गए आप। हाँ, ये क्रिस्टल भी बना सकता है बेटा, तो इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही है। आज के लेक्चर में बस इतना ही बेटा, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया, सारी चीजें समझाया है। आप लोग क्या करिएगा, अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन चैनल पे क्या भौकाल चल रहा है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितना बिंदास तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और आपका जो राजीव क्वेश्चन बैंक है, उसमें आप लोगों को भर भर के क्वेश्चन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप लोगों के मतलब ऐसा डिजाइन करके क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों को क्या करना है, राजीव क्वेश्चन बैंक को आप लोगों को मार्केट से या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर परचेस करना है बेटा, जिससे आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में एबिलिटी ला सको। ठीक है बेटा, आप लोग करिए अपने ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को जरूर शेयर करिए दोस्तों के साथ। अब मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।